भारतीय इतिहास के काल विभाजन के संदर्भ में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि बड़ा कंफ्यूजन रहता है, खासतौर से प्राचीन भारत के, है ना। अगर हम यहाँ पर इतिहास में प्राचीन इतिहास शब्द अगर जोड़ दें तो प्राचीन इतिहास के काल विभाजन के संदर्भ में अलग अलग स्थान पर अलग अलग शब्दों को जब आप देखते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि किसे क्या कहें। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है कि प्रागैतिहासिक काल क्या है, पाषाण काल क्या है, मध्य पाषाण, पुरा पाषाण, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि प्राचीन इतिहास का जो आरंभिक चरण है वो बड़ा ही लेंदी है, बहुत लंबे समय तक उसका विस्तार रहा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको जान लेते हैं, उसके बाद फिर आज के टॉपिक पर हम आ जाएंगे। ठीक है, प्राचीन इतिहास का काल विभाजन जो है, वैसे तो इतिहास के स्रोत में हम पढ़ेंगे, अभी टॉपिक हुआ नहीं है, इतिहास के स्रोत हमें पढ़ना है अभी। तो इतिहास, भारतीय इतिहास के स्रोतों में दो स्रोत महत्वपूर्ण है, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत, है ना। पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत वे होते हैं जिनमें खुदाई के माध्यम से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की प्राचीनता और उनके स्वरूप के आधार पर तत्कालीन मानव के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी कि पुरातात्विक साक्ष्यों में जो भी इतिहास हम जानते हैं या इतिहास जो लिखा जाता है उसके लिए खुदाई में जो भी वस्तुएं मिलती हैं, क्या क्या मिलता है खुदाई में? जैसे उपकरण मिलते हैं, है ना, धातुएं मिलती हैं, बर्तन मिलते हैं। अगर थोड़ा सा इतिहास में और आगे जाएं तो नगर मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं। जो भी वस्तुएं हमें खुदाई में मिलती हैं उनका जब वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन किया जाता है और विद्वान उनके आधार पर अनुमान लगाते हैं और उसमें जो है कार्बन डेटिंग का भी प्रयोग किया जाता है, इन सब से जो इतिहास लिखा जाता है तो वह पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित इतिहास माना जाता है और यह काफी ऑथेंटिक और विश्वसनीय होता है। इतिहास की जानकारी का दूसरा जो स्रोत है उसे हम क्या कहते हैं? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों में क्या क्या आता है अगर हम इसे थोड़ा सा देख लें, क्योंकि हम फिर आगे बढ़ेंगे तो पूरा आपको बताएंगे कि कैसे पुरापाषाण, फिर उसके बाद मध्य पाषाण, फिर नवपाषाण और फिर इसी को प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास, कैसे इतने भागों में बांटा गया है। तो पहले इतिहास के जो काल विभाजन है या जो इतिहास का जो स्रोत है उनको दो भागों में बांट करके हम थोड़ा सा जान लेते हैं इनमें क्या क्या आता है। विस्तार से एक अलग टॉपिक रहेगा पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, दूसरा क्या होता है? साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि अभी हमने बताया खुदाई में जो भी प्राप्त होता है, क्या क्या प्राप्त होता है? जैसे उपकरण, है ना। अब मानव द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रथम उपकरण किसके थे? पाषाण, पत्थर के बने हुए थे, स्टोन के बने हुए थे। तो पहला हमारा जो इतिहास का, भारतीय प्राचीन इतिहास का जो पहला चरण है वो क्या है? पाषाण कालीन इतिहास या पाषाण काल। क्यों? क्योंकि उस समय के जो उपकरण हैं, सबसे प्राचीन उपकरण जो मिले हैं वे क्या हैं? पाषाण या पत्थरों के बने हुए हैं। तो उपकरण मिलते हैं और क्या मिलता है? बर्तन मिलते हैं। बर्तन को यहां पर किस नाम से जानते हैं? मृद भांड। क्या कहते हैं? मृद भांड। मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब उनकी बने हुए बर्तन। तो मृद भांडों से पता चलता है। इसके अलावा जब हम इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो क्या देखते हैं? इनमें तमाम प्रकार के हम नगर देखते हैं या नगरों के अवशेष देखते हैं। जैसे हम सिंधु काल में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के जो नगरों के अवशेष हैं उनसे ये पता चलता है कि सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसमें बड़े 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 नगर हुआ करते थे। ये कैसे पता चलता है? पुरातात्विक स्रोतों से ही तो पता चलता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या मिलता है हमें? इसमें मोहरें मिलती हैं, है ना। मोहरों के अलावा जब आगे हम जाएंगे, मोहरें और मुद्रा दोनों में बड़ा अंतर होता है। मोहरें और मुद्रा में अंतर होता है। मोहरें जो होती हैं ये पहचान चिन्ह के रूप में प्रयोग की जाती हैं जिन्हें हम स्टैम्प कहते हैं, और मुद्रा जो है ये मुद्रा या मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत, प्राचीन भारत के इतिहास में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में प्राचीनतम मुद्राएं जो हैं जिन्हें हम आहत मुद्रा के नाम से भी जानते थे, ये 600 ईसा पूर्व और उसके बाद प्रयोग की गई हैं। 600 ईसा पूर्व तक हम मोहरों के बारे में जानते हैं और यह भी कैसे पता चला है? खुदाई में प्राप्त हुई है, फिर उनकी प्राचीनता कार्बन डेटिंग से पता की गई है। ठीक है लोग, इसके अलावा हमें बहुत सारे सिक्के मुद्रा में ही आ जाएंगे। सिक्के मिलते, सिक्कों से तो पूरा इतिहास लिखा जा सकता है। ठीक है, हमें यहां से अभिलेख मिलते हैं, जैसे
हम देखते हैं कि अशोक का पूरा इतिहास जो है रोमिला थापर ने अभिलेखों के आधार पर ही लिखा है। तो उसमें लिखी हुई भाषा, उसमें लिखे हुए जो संदेश हैं, उससे तत्कालीन समय और तत्कालीन शासक की मनोदशा और उसकी स्थिति का पता चलता है। इसके अलावा अन्य वे सभी वस्तुएं जो कि खुदाई में प्राप्त होती हैं, उन्हें हम पुरातात्विक स्रोत के नाम से जानते हैं। इतिहास का लेखन या इतिहास के बारे में प्रथम जानकारी हमें पुरातात्विक स्रोतों से ही होती है, ठीक है। क्योंकि साहित्यिक स्रोतों का विकास तो तब होगा ना जब लिपि का विकास होगा। लिपि और भाषा, हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, लिपि यानी कि स्क्रिप्ट, भाषा मतलब लैंग्वेज। हम जो लिखते हैं वो क्या है? लिपि है, और जो हम बोलते हैं वो क्या है? भाषा है। तो सबसे पहले भाषा का विकास हुआ, लिपि का विकास बाद में हुआ। तो साहित्यिक स्रोतों में हमें क्या प्राप्त होता है? जो भी साहित्य है वो उसके माध्यम से प्राप्त होने वाला पूरा इतिहास साहित्यिक स्रोतों पर निर्भर करता है। और साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? धार्मिक साहित्य, यानी कि ऐसा साहित्य जिसमें धर्म के बारे में बताया गया है। धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य में क्या क्या आ जाएगा? धार्मिक साहित्य में आ जाएगा जैसे धार्मिक साहित्य में सबसे पहला साहित्य क्या आ जाएगा? वैदिक साहित्य, ठीक है। सबसे पहला जो धार्मिक साहित्य है वो वैदिक धर्म के आधार पर निर्धारित था, जिसमें 4 वेद, उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि आते हैं। तो धार्मिक ग्रंथों में क्या आ जाएगा? वैदिक ग्रंथ या वैदिक साहित्य आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें उपनिषद आ जाएंगे, ठीक है, उपनिषद आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा? इसमें पुराण आ जाएंगे, है ना। पुराण और अन्य जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। धार्मिक साहित्य के अलावा जो अन्य साहित्य है, अन्य साहित्य का मतलब क्या है? जैसे बौद्ध धर्म, है ना। बौद्ध धर्म को धार्मिक साहित्य में भी आप रख सकते हैं। कई इतिहासकारों ने धार्मिक साहित्य में भी रखा है, और कई इतिहासकार अलग साहित्य में, सामान्य साहित्य में भी रखते हैं। तो इसमें बौद्ध साहित्य या बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य, जैसे बताइए किसी बौद्ध साहित्य का नाम बताइए। हाँ, बौद्ध धर्म से संबंधित किसी साहित्य का नाम बताइए। त्रिपिटक सबसे महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक जिनमें क्या क्या आ जाता है? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुप्त पिटक। ये सब क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारी देते हैं। तो इन साहित्य को पढ़ने से हमें पता चलता है कि जो बुद्धकालीन जो इतिहास था, जो समय था, खासतौर से 600 ईसा पूर्व और उसके आसपास का समय, उस समय का इतिहास कैसा था, ये जानकारी हमें बौद्ध साहित्य से मिल जाती है। इसके अलावा जैन साहित्य हमें पता चलता है यहाँ पर, ठीक है। जैन साहित्य में हम देखते हैं कि उस समय का इतिहास कैसा था। जैन और बौद्ध साहित्य ये 600 ईसा पूर्व के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है। इसके अलावा लौकिक साहित्य है। लौकिक साहित्य में क्या आ जाएगा? लौकिक साहित्य में जैसे अर्थशास्त्र है, ठीक है। अर्थशास्त्र से हमको जानकारी मिलती है, जैसे कौटिल्य ने लिखा था, पूरे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमें अर्थशास्त्र से मिल जाती है, खासतौर से चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में। इसके अलावा जितने भी ऐसे साहित्य हैं जो धार्मिक साहित्य से अलग हैं और जिनसे हमको प्राचीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है या आगे मध्यकालीन इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती है, वे सब किसमें आ जाएंगे? साहित्यिक स्रोतों में आ जाएंगे। अलग से टॉपिक रहेगा हमारा पुरातात्विक स्रोतों का और साहित्यिक स्रोतों का, जिसमें हम विस्तार से बताएंगे। अब इतना जानने के बाद हमको ये जानना है कि इन पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जो प्राचीन इतिहास का विभाजन किया गया है वो कैसे किया गया है और उसका क्या पूरा यहां पर क्रम है, उसको हमें जानना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि सबसे प्राचीन इतिहास जो है भारत का, मानव का सबसे प्राचीन इतिहास जो है वो शुरुआती जो साक्ष्य है वो क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। अब इसको हम किस आधार पर बांट सकते हैं? इसको हम दो आधार पर, बहुत ध्यान से समझिएगा, प्राचीन इतिहास को यहां पर हम अलग से दो आधारों पर विभाजित कर रहे हैं, इसके काल या समय को। पहला क्या है? पहला है कि जो उपकरण थे, यानी कि मानव द्वारा उपकरणों के जो प्रयोग किए गए हैं उनके आधार पर इतिहास का विभाजन हम करेंगे, है ना। और दूसरा हम किस पर करेंगे? लेखन शैली के आधार पर। किस पर करेंगे? लेखन शैली के आधार पर। तो हम पाते हैं कि
जब लेखन शैली के आधार पर हम इतिहास का विभाजन करते हैं तो 3 इसमें काल हमको दिखाई देते हैं। इतिहास के 3 काल हमको दिखाई देते हैं। पहला काल वह है जब, देखिए, लेखन शैली का विकास तो तभी होगा ना जब लिपि का विकास होगा। जब तक लिपि का विकास नहीं होगा तब तक लेखन शैली का विकास होगा नहीं। तो इस आधार पर प्राचीन इतिहास का सबसे पहला चरण क्या है? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक एज। प्रागैतिहासिक काल क्या था? प्रागैतिहासिक काल वह था जब लिपि का विकास नहीं हुआ था, लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, यानी कि इतिहास का वह चरण जिसके बारे में अभी तक कोई भी लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा चरण आता है, इसे हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक एज। आद्य ऐतिहासिक काल क्या है? वह काल जब लिपि का विकास तो हो गया था, लोगों को अक्षर ज्ञान हो गया था, लेकिन उन्होंने जो भी लिखा है उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी कि प्राचीन इतिहास का वह काल जिससे संबंधित थोड़ी बहुत लिखित सामग्री प्राप्त तो हुई है, अक्षर ज्ञान, अक्षर प्राप्त हुए हैं, लेकिन वो क्या है, उनका मीनिंग क्या है, ये अभी तक उसको कोई भी इतिहासकार पढ़ नहीं पाया है। तो ऐसे इतिहास को हम कहां रखते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इतिहास का वह काल जिसमें व्यक्तियों को लिखने का भी ज्ञान था और उन्होंने जो लिखा है उसको वर्तमान में पढ़ लिया गया है, समझ लिया गया है, ऐसे काल को हम ऐतिहासिक काल या हिस्टोरिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। अभी हम आपको बताएंगे भारत की कौन कौन सी संस्कृतियां किस इतिहास में आती हैं, किस काल में आती हैं, ये भी बताएंगे। पहले आप देखिए कि लेखन शैली के आधार पर 3 प्रकार का इतिहास है। प्राचीन इतिहास है प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। वह काल जब लोगों को लिखने का ज्ञान नहीं था, कोई लिखित सामग्री प्राप्त नहीं हुई है, उसको हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। वह काल जिसमें लोगों को लिखने का ज्ञान तो हो गया था, लेकिन उनकी लिखी हुई बातों को हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं। हम अनपढ़ हैं इनके मामले में, ये पढ़े लिखे हो गए, क्योंकि ये जो लिख के गए हैं वो हम नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी आप लोग भी ऐसी अपठनीय भाषा लिख देते हैं ना, जिसे आप ही पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता, तो सोचिए आपको कहां शामिल किया जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल में शामिल हो जाएंगे आप, है ना। तो आद्य ऐतिहासिक कालीन जो लैंग्वेज है, जो लिपि है, स्क्रिप्ट है, यहाँ पर लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का बहुत ध्यान रखिएगा, लिपि और भाषा का, है ना। आंसर लिखते समय हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम क्या लिख रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर लिख दिया कि भाषा का ज्ञान नहीं था तो गलत हो जाएगा, लिपि ज्ञान नहीं था, है ना, लिपि ज्ञान नहीं था। यहां पर लिपि ज्ञान नहीं था, यहां पर लिपि ज्ञान था, लेकिन उसको हम पढ़ नहीं पाए हैं। और यहां पर उन्होंने जो लिखा है उसे हम पढ़ भी चुके, यानी कि जहां से स्पष्ट रूप से लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं और उसे पढ़ भी लिया गया है, वो ऐतिहासिक काल है। तो वास्तविक इतिहास यहीं से, जो लिखित इतिहास है वो यहां से स्टार्ट होता है। हमने जो अभी साहित्यिक स्रोतों की बात की थी, तो इसका मतलब है साहित्यिक स्रोतों से प्राप्त इतिहास कहां से शुरू होता है? ऐतिहासिक काल से, ठीक है ना। ये जो प्रागैतिहास और आद्य इतिहास है, इसकी दोनों की जानकारी हमको कहां से मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से। ये बहुत जरूरी है, पुरातात्विक स्रोतों से इसकी जानकारी मिलती है, क्योंकि इनके बारे में हमें लिखित में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती, लेकिन इनकी जानकारी के लिए हम साहित्यिक स्रोतों पर भी निर्भर हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि केवल साहित्यिक स्रोतों पर, पुरातात्विक के साथ साथ साहित्यिक स्रोतों पर भी निर्भर है, यानी कि ऐतिहासिक काल की जानकारी के लिए हमारे पास ज्यादा साधन उपलब्ध है, इसीलिए यहां से ऑथेंटिक और स्पष्ट इतिहास हमें प्राप्त होने लगता है। ठीक है, अब हम आते हैं उपकरणों के प्रयोग के आधार पर इतिहास का काल विभाजन, प्राचीन इतिहास का। तो उपकरणों के प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं कि मानव ने सबसे पहले उपकरण जो प्रयोग में लाए वो किसके थे? पत्थर के बने हुए थे। तो पहला हमारा चरण क्या हो गया प्राचीन इतिहास का? पाषाण काल। क्या कहेंगे इसको? पाषाण काल। ठीक है, अभी पाषाण काल में भी कई विभाजन है जो आगे हम देखेंगे। पाषाण काल के बाद मनुष्य ने धीरे धीरे धातु का प्रयोग करना शुरू कर दिया, और मानव जाति द्वारा प्रयोग की जाने वाली पहली धातु क्या थी? तांबा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे पाषाण काल समाप्त हो रहा था, वैसे वैसे पत्थर के साथ साथ
तांबे का भी प्रयोग किया जाने लगा। तो तांबा और पत्थर दोनों के उपकरण एक साथ प्रयोग किए जाते थे। उस समय की संस्कृति या इतिहास को हम क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। ठीक है, ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण इसलिए क्योंकि तांबा और पाषाण यानी कि पत्थर दोनों के उपकरण, जैसे मान लीजिए कुल्हाड़ी बनानी है तो कुल्हाड़ी में तांबे का भी प्रयोग किया जाएगा हत्थे के रूप में, और उसका पाषाण का भी प्रयोग किया जाएगा, तो वो दोनों मिलाकर के ताम्र पाषाण काल हो जाएगा। अब धीरे धीरे क्या पाषाण का उपकरण कम होने लगा, तांबे का उपकरण बढ़ने लगा, तो पाषाण कम होने लगा और ताम्र का उपयोग बढ़ने लगा। तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से धातु काल शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या शुरू हो जाएगा? धातु काल। यानी कि अब पूरी तरह से मेटल का, धातु का प्रयोग किया जा रहा है, पाषाण का प्रयोग उपकरणों में अब नहीं किया जा रहा है। और इन धातु उपकरणों को भी 3 भागों में बांटा गया है। धातु उपकरणों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पहला है ताम्र काल, क्योंकि पहली धातु क्या थी? तांबा। तो धीरे धीरे पाषाण का उपकरण बंद हो गया, केवल तांबे का उपयोग हुआ। तो जहां केवल तांबे का उपयोग हुआ उसे क्या कहा गया? ताम्र काल। अब उसके बाद टीन का आविष्कार हुआ, टीन की खोज हुई, टीन के बारे में पता चला, तो टीन और तांबा दोनों मिलाकर के क्या बन गए? कांसे, कांसा, जिसको हम बोलते हैं कांसा। ठीक है, तो ताम्र काल के बाद अगली जो संस्कृति थी उन्होंने बहुतायत में कांसे का प्रयोग किया, तो इसको हम बोलते हैं कांस्य काल। क्या बोलते हैं? कांस्य काल। और कांस्य काल के बाद आया लोहा, जिसको हम लौह काल के नाम से जानते हैं, लौह काल। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि उपकरणों के प्रयोग के आधार पर और लेखन शैली के आधार पर इतिहास का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। लेकिन हमें अभी यह जानना है कि कौन कौन सी संस्कृतियां इसमें आती हैं, और फिर इनको मैच करके हम जाने कि क्या पाषाण काल ही प्रागैतिहासिक काल है। इस तरह से हम थोड़ी सी तुलना करेंगे, एकदम स्पष्ट रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पाषाण काल में जो संस्कृति थी या पाषाण कालीन जो इतिहास था उसे फिर से 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? पुरा पाषाण, ठीक है, पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल। दूसरा मध्य पाषाण काल, क्योंकि बहुत लंबे समय तक पाषाण उपकरणों का प्रयोग किया ना मानव ने, इसलिए। और यहां पर नव पाषाण काल। ठीक है, और जैसे जैसे नव पाषाण काल समाप्त होता गया वैसे वैसे तांबे का प्रयोग शुरू हो गया, तो पत्थर और तांबे दोनों का प्रयोग एक साथ शुरू हुआ, वहां से ताम्र पाषाण काल शुरू हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम जब देखते हैं तो पुरा पाषाण काल भी सबसे लंबा था। ये जो मध्य पाषाण काल है इसे संक्रमण काल भी कहते हैं और इसे लघु पाषाण काल भी कहते हैं, क्योंकि मध्य पाषाण काल की जो लोग थे उन्होंने बहुत छोटी आकृति के उपकरणों का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इनमें सबसे लंबा काल क्या है? पुरा पाषाण। इसीलिए पुरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया। यही तो कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं कि कहां कितने विभाजन होने हैं। तो जब भी कंफ्यूजन हो इस वीडियो को बार बार देख लिया करना। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पुरा पाषाण काल को फिर से 3 भागों में बांटा गया। यहां स्पेस कम है, हम शॉर्ट में लिख देंगे, आप समझ जाना क्या क्या है यहां पर। निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल, यहां पर मध्य पुरा पाषाण काल और यहां पर उच्च पुरा पाषाण काल। ये तीनों ही चरण पुरा पाषाण काल के ही हैं, लेकिन काफी लंबा समय होने के कारण इतिहासकारों ने इसके अध्ययन को सरल बनाने के लिए इसको 3 भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो पुरा पाषाण काल के 3 चरण, निम्न पुरा पाषाण, मध्य पुरा पाषाण और उच्च पुरा पाषाण काल। और उच्च पुरा पाषाण काल के समाप्त होते ही मध्य पाषाण काल शुरू हो गया और उसके बाद नव पाषाण काल शुरू हुआ। तो अग्नि का प्रयोग, चाक का प्रयोग, पहिए का प्रयोग, स्थायी जीवन, पशु, स्पष्ट रूप से पशुपालन, कृषि आदि क्रियाएं मानव ने नव पाषाण काल में करना शुरू किया। ठीक है, यहां तक ये हम संस्कृतियों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल काल विभाजन के बारे में, समय विभाजन के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि कौन कौन सी संस्कृतियां इसमें आती। देखो, तो पाषाण कालीन संस्कृतियों में यानी कि वे लोग जो पाषाण का प्रयोग करते थे, और ये वही लोग थे जिनको अभी तक लिपि का ज्ञान नहीं हुआ था। इनको अभी तक लिपि का ज्ञान नहीं हुआ था, तो इनको हम अगर इस हिसाब से देखें तो कहां रखेंगे हम?
प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे ना, तो इसका मतलब है कि पाषाण कालीन संस्कृति और प्रागैतिहासिक संस्कृतियां एक ही थी ना। यहां इस पर समझ लीजिए, पाषाण कालीन संस्कृतियां और प्रागैतिहासिक संस्कृतियां एक ही थी, क्योंकि इन लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। इनके बारे में पूरी जानकारी हमको कहां से मिलती है? पुरातात्विक स्रोतों से मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? पाषाण, जैसे किसी संस्कृति का नाम बताओ, जैसे नवदा टोली, जैसे बनास, आहार, ये सब क्या है? ये वो लोग हैं। आहार में तो तांबे का प्रयोग किया जाने लगा था। उससे पहले की अगर हम बात करें, जैसे भीमबेटका की गुफाओं से जो चित्रकारी मिलती है, ये किन लोगों ने की? पाषाण कालीन लोगों ने तो की। तो कहने का मतलब यह है कि प्रागैतिहासिक काल और पाषाण काल दोनों एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आता है यहां पर आद्य ऐतिहासिक काल आता है और यहां पर ताम्र पाषाण काल आता है। इनमें क्या समानता है ये देख लेते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि ताम्र पाषाण काल, जैसे मैंने अभी नाम लिया आहार और बनास, ये ऐसी संस्कृतियां थी जिनमें बड़ी मात्रा में तांबे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन यहां पर पत्थर का भी प्रयोग साथ साथ में किया जाता था। तो हम इनमें से कई संस्कृतियां ऐसी हैं जो मिली जुली हैं, ताम्रकाल और ताम्र पाषाण काल से मैच करती हैं, और वो तो करेंगी क्योंकि यहां भी तांबा है और यहां भी तांबा है। यहां पर पत्थर है साथ में, यहां पत्थर नहीं है, तो वही विकास करते हुए, यानी कि ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां ही आगे चल करके ताम्रकालीन संस्कृतियों में परिवर्तित होती गई। ठीक है, उसके अलावा आ जाता है धातुकाल। अब धातुकाल में ताम्रकाल मैंने बताया, कांस्य काल ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कांस्यकालीन संस्कृति किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता में कांसे का बहुतायत में प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। और कांस्य युगीन सभ्यता में ये जो सिंधु सभ्यता है, ये सिंधु सभ्यता किस में आएगी? आद्य ऐतिहासिक काल में आएगी, क्योंकि सिंधु काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था। कई जगह से अक्षर ज्ञान की जानकारी मिलती है, नेम प्लेट मिलती है, वहां से पता चलता है कि अक्षर लिखे, इनके पास लिपि थी। कल के क्लास में मैंने बताया था सुमेरियन लिपि और हड़प्पाई लिपि में क्या समानता और क्या समानताएं थी, बताया था ना। कितने अक्षर होते थे सुमेरियन लिपि में? सुमेरियन लिपि में 900 अक्षर होते थे और सिंधुकालीन लिपि में 400 अक्षर होते थे, बताया था ना कल। तो इसका मतलब है कि इन्हें लिपि ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में लोगों को लिपि ज्ञान था, लेकिन इनके द्वारा लिखी गई लिपि को, अक्षर को अभी तक पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। तो इसका मतलब है कि कांस्यकालीन संस्कृति या कांस्यकालीन सभ्यता सिंधु और यहां पर आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता एक ही है। ठीक है, समझ में आया? आदिकालीन सभ्यता में सिंधु के अलावा एक और आती है जिसका नाम है वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति, यहां शब्दों का चुनाव बहुत सोच समझ के करना है। संस्कृति और सभ्यता, वैदिक क्या थी? संस्कृति। सिंधु क्या थी? सभ्यता। मैंने बताया था उस दिन, सभ्यता का संबंध होता है भौतिक विकास से और संस्कृति का संबंध होता है बौद्धिक विकास से, है ना। संस्कृति का संबंध किससे होता है? बौद्धिक विकास से। ठीक है, तो सिंधुकालीन सभ्यता आर्थिक और भौतिक रूप से काफी ज्यादा समृद्ध थी, जबकि वैदिक संस्कृति बौद्धिक रूप से समृद्ध थी। कितने सारे वैदिक साहित्य जिन्हें आज भी ऑथेंटिक माना जाता है, भले ही उनकी ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं हो पाई हो, लेकिन फिर भी वेदों को आज भारत की संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर हम देखते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में दो महत्वपूर्ण इतिहास आते हैं, एक सिंधु सभ्यता का इतिहास और दूसरा वैदिक संस्कृति का इतिहास। ये दोनों किसमें आते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल में आते हैं। यहां पर अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कि वैदिक संस्कृति को हम आद्य इतिहास में क्यों रखते हैं। अगर मन में ये सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को। वैदिक संस्कृति को आद्य इतिहास में क्यों रखा जाता है? आद्य इतिहास में तो उस संस्कृति को रखते हैं ना जिसमें लिखी हुई बातों को हम पढ़ नहीं पाए हैं। तो मन में सवाल आता है कि वैदिक संस्कृति का जो साहित्य है, वेद है, आदि है, क्या ये लिखित में नहीं मिले? क्या इनको पढ़ा नहीं गया है? फिर हम वैदिक संस्कृति को आद्य इतिहास में क्यों रखते हैं? ये सवाल मन में आ रहा है किसी के? हाँ, क्योंकि इसका जवाब भी आपको आता है, मैंने पिछले क्लास में बताया भी था, है ना। क्योंकि वैदिक संस्कृति की जानकारी हमको जिन वेदों या वैदिक साहित्य, इसी के आधार पर तो उसका नाम पड़ा है।
वह संस्कृति जिसकी जानकारी वेदों से या वैदिक साहित्य से मिलती है उसको क्या कहते हैं? वैदिक संस्कृति कहते हैं। तो वैदिक संस्कृति के बारे में वेदों से जानकारी तो मिलती है, यह भी बात सही है, लेकिन वेद मूल रूप से लिखित अवस्था में नहीं पाए गए थे। वेद एक ज्ञान है जो श्रुति यानी कि सुन करके, ऋषि परंपरा के आधार पर सुन करके अगली पीढ़ी को पढ़ाए जाते थे। बात समझ में आ रहा है? वेदों की रचना तो बाद में हुई है, वेद व्यास ने की है। तो इसका मतलब है कि वैदिक संस्कृति को भी हम किस में रखते हैं? वैदिक संस्कृति को भी हम आद्य इतिहास में। तो आद्य इतिहास में दो महत्वपूर्ण संस्कृतियां, वैदिक और सिंधु सभ्यता। ठीक है, अभी हम सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हैं ना क्लास में। तो सिंधु सभ्यता के दो चरित्र सबसे पहले पूछे जाते हैं। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है जो इतिहास, प्राचीन इतिहास के काल विभाजन के संदर्भ में आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। यह बात स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद कांस्य काल के बाद लौह काल शुरू हुआ यहां पर, है ना। और यहां पर कौन सा काल शुरू हुआ? ऐतिहासिक काल। तो लौह काल और ऐतिहासिक काल एक ही है ना। हमने अभी समानता स्थापित की। यहां पर हमने देखा पाषाण काल और प्रागैतिहासिक काल एक ही है। ताम्र पाषाण काल और ताम्र काल, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये पाषाण, ये प्रागैतिहास और आद्य इतिहास के बीच का क्षेत्र आ जाता है। और यहां पर कांस्य काल हमारा आद्य इतिहास में जो सिंधु सभ्यता से संबंधित है। हालांकि वैदिक संस्कृति को हम कांस्य युगीन संस्कृति नहीं कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो लौह काल आया है, इस लौह काल में लोहे का प्रयोग किया गया। जो गंगा घाटी की जो खुदाई हुई है, जहां पर महाजनपद काल और 16 महाजनपदों का विकास हुआ था 600 ईसा पूर्व के बाद की अवधि, ये कहां पर आती है? इसी देखो, ये जो 600 ईसा पूर्व के बाद का या 600 ईसा पूर्व से जो इतिहास में समय शुरू हुआ, ये बड़ा क्रांति का समय था। और ये क्रांति किसके कारण आई थी? लोहे के प्रयोग से। लोहे के प्रयोग ने क्रांति ला दी। सबसे बड़ी क्रांति तो कृषि में ला दी, क्योंकि गहरी कृषि होने से उत्पादन अधिक होने लगा। उत्पादन अधिक होने से व्यापार और वाणिज्य तेजी से विकसित हुआ। इससे राजा की, शासक की शक्ति बढ़ी, नगरों का विकास हुआ और उन्होंने अपनी जो सेना थी उसको भी मजबूत किया। परस्पर युद्ध में जब लोहे का प्रयोग हुआ तो जाहिर सी बात है कि जितने मजबूत हथियार लोहे से बनाए जा सकते हैं उतने कांसे या तांबे से नहीं बनाए जा सकते। तो हर स्तर पर यानी कि साम्राज्य विस्तार में इसका बड़ा योगदान था। और इसी लोहे के प्रयोग के आधार पर भारत में महाजनपद, महाजनपद क्या है? जैसे आज महानगर आप कहते हैं ना, वैसे ही महाजनपद होते थे। तो महाजनपद या 16 महाजनपद जो हैं, इनका जो आधार था वो लोहे का विकास ही था। और यहीं से जब राजा और राज्य और साम्राज्य का विकास हुआ तो यहीं से इतिहास लेखन की परंपरा भी शुरू हुई। जैसे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में पूरी जानकारी इससे दी। तो इसका मतलब है कि जहां से धातु काल, ये जो लौह काल शुरू होता है, वहीं से ऐतिहासिक काल का भी आरंभ होता है। और यहीं से हमें साहित्य का मिलना भी शुरू हो गया, चाहे वो वैदिक साहित्य, क्योंकि वैदिक साहित्य का भी अंतिम संकलन इसी समय पर हुआ है। जितना भी साहित्य आप देखते हैं ये पूरा आगे चल करके इसी दौरान लिखा गया है। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो हम इनकी आपस में परस्पर तुलना कर सकते हैं कि कैसे इतिहास उपकरणों के प्रयोग के आधार पर विभाजित होता है और कैसे लेखन शैली के आधार पर विभाजित होता है, और कैसे हम इन दोनों को तुलना कर सकते हैं, किन शब्दों का प्रयोग कहां करना है। यह बात जानने के लिए इनका तुलनात्मक अध्ययन जरूरी है। बात स्पष्ट हो गई यहां पर? ठीक है, अब देखिए, ये जो 600 ईसा पूर्व का समय था, ये वो समय था जब धीरे धीरे गंगा घाटी की तरफ समाज और संस्कृतियों का विकास हो रहा था। हम देखेंगे आगे चल करके कि इन 16 महाजनपदों में से ही एक मगध जो है, ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय साम्राज्य यहां पर स्थापित हुआ मौर्य साम्राज्य के रूप में। तो ये सारी जानकारी, सारी घटनाएं आगे हम इतिहास में पढ़ते रहेंगे। यहां पर हमारा मेन उद्देश्य जो था, प्राचीन इतिहास का काल विभाजन और उनकी परस्पर तुलना कैसे हम कर सकते हैं।